शिक्षा शेरनी का दूध है। डॉक्टर अंबेडकर की इस लाइन पे तो मैं फिदा हूं, लेकिन अब लोग किस बात का क्या क्या अर्थ निकालते हैं, कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। शेरनी का दूध का मतलब यह नहीं कि गाय शेरनी का दूध निकाल रहे हैं जंगल में। शक्ति, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वोत्तम। तभी तो मैं हर एपिसोड के शुरुआत में कहता हूं, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आप में से बहुत लोगों की कहानी होगी। भारत एक विकासशील देश है, यहां लोगों के पास धन की कमी है, कोई गरीब नहीं है। जिस तरह से इस शब्द को प्रमोट किया था, भैया गरीब, भैया हम गरीब है, भैया हम गरीब, ये बड़ा नेगेटिव टर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है सिंपैथी गेन करना। सिंपैथी गेन करते करते आदमी अंदर से कमजोर हो जाता है। सहायता ले लीजिए लोगों से, सहायता, वो भी सहायता सहायता की तरह मांगिए, याचना मत कीजिए। हाथ मत जोड़िए किसी के सामने। आप क्लास में जा रहे हैं, आई कार्ड भूल गए, अब गेट पे लड़का खड़ा है आई कार्ड चेक करने के लिए, आप उससे कहिए कि मान्यवर मैं अपना आई कार्ड भूल आया हूं, आप परमिशन दे तो मैं अंदर चला जाऊं। वो कहे नहीं परमिशन नहीं है, आप वापस हो जाइए। आप उससे याचना मत करिए, आप उससे लड़िए भी मत, तो उसका धर्म है आई कार्ड चेक करना। याचना, भैया भारत गरीबों का मुल्क नहीं है और भारत में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। आज जिस व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उस आदमी का नाम है फरीद। सिंपल सा नाम, फरीद। संत भी हुए बड़े फेमस, बाबा फरीद। उस फरीद ने अपने क्वालिटियों से अपने आप को बनाया शेर खान। फरीद से वो बना शेर खान और शेर खान से बना शेर शाह सूरी, सासाराम के एक जमींदार का बेटा, जो अपनी सौतेली मां के शोषण का शिकार। लेकिन कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। लक्षण, जो पेड़ को बड़ा होना होता है ना, उसके पत्ते बहुत चिकने होते हैं। चंदेरी के युद्ध में अफगान भी बाबर के साथ है, शेरशाह भी था उसमें, फरीद। तो खाने का सामान, कुछ मांस सामने रखा गया, उसको उसके खाने का तरीका नहीं पता था। उसने तलवार निकाली और सबको टुकड़े टुकड़े में कट डाला। बाबर देख रहा था, बाबर देख रहा था। बाबर ने कहा कि इस आदमी के अंदर शाही लक्षण है, खाने को कौन तलवार से काटता है? तुम्हारा विचार, तुम्हारी संगत। मैं बार बार कहता हूं, संगत टेम्परेचर के नियम पर आधारित होनी चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, यार तुम ये संतों के आश्रम में क्यों जाते रहते हो? अरे भैया, इन सबका ये जो संत है ना भारत के, हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम, हाँ। पानी कितने डिग्री पे भाप बनता है? 100। लोहा कितने डिग्री पे भाप बनता है? 2500। और हाइड्रोजन बम के दगने से कितनी ऊर्जा निकलती है? 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर का नियम क्या है? हाई से लो। जब भी तुम किसी ज्यादा टेम्परेचर वाले आदमी के साथ रहते हो, तुमने गौर किया है, किसी डीएम के साथ तुम खड़े हो, तुम्हारा भी उत्साह बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बह रहा है। सीएम के साथ खड़े हो, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ खड़े हो, किसी भी उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ जब तुम खड़े होते हो, तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है। तुम्हें पता नहीं चलता, वो बढ़ता है अंदर अंदर, उससे तुम्हें उत्साह महसूस होता है। तभी तो तुम भागते हो पीछे, सेल्फी लेना चाहते हो, फोटो खींचना चाहते हो। संबंध टेम्परेचर के नियम पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए देखो, तुम्हारे मां बाप जब तुम्हें देखते हैं लो टेम्परेचर के लोगों के साथ रहते हो, बहुत नाराज होते हैं। वो समझा नहीं पाते इस बात को, बस कहते हैं कि बेटा इस आदमी के साथ मत रहो, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा टेम्परेचर अच्छा है, इसका खराब है, ये खींच लेगा तुम्हारा टेम्परेचर, भिखमंगे हो जाओगे, मर जाओगे, खत्म। जमींदार का बेटा, सौतेली मां की शोषण का शिकार, लेकिन शिक्षित, जमनपुर से पढ़ा हुआ, जिसको पूरब का शिराज कहा जाता था। और शिक्षा, विद्या ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस आदमी के उत्थान में। तो राजा बनने के लिए जो पहली आवश्यक चीज है वो है शिक्षा, विद्या, ज्ञान। अपरिहार्य नहीं है, आवश्यक है। इस आदमी ने, फरीद ने, बिहार के गवर्नर मोहम्मद शाह के बेटे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शिक्षित था, ज्ञानी था, तो बिहार के गवर्नर मोहम्मद शाह के बेटे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिन बाद मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, इसने मोहम्मद शाह की पत्नी से शादी कर लिया और यह बन गया बिहार का गवर्नर। और यहीं से फरीद की कहानी शुरू हुई। बिहार की गवर्नर की पत्नी का नाम था दूदू बेगम। दूदू बेगम की बहन का नाम था लाड मलिका। अब देखो फरीद शेर खान कैसे बना, बड़ी प्यारी कहानी। दूदू बेगम की बहन का नाम था लाड मलिका। लाड मलिका का जो पति था वो मिर्जापुर का गवर्नर था। ये लाड मलिका को एस्कॉर्ट कर रहा था, उसे छोड़ने जा रहा था। कौन? फरीद।
और रास्ते में शेर ने हमला कर दिया। उसने शेर को पटक के मार डाला। लॉर्ड मलिका ने पर्दा हटाकर देखा ये शेर पर बैठा हुआ था। लॉर्ड मलिका को लगा कि अच्छा शेर और मारते हो क्या? स्त्री और भगवान, मैं इस बात को 1000 बार कह चुका हूं, स्त्री और भगवान दोनों एक हैं। जल्दी खुश नहीं होते, जल्दी दर्शन नहीं देते, सबको अपना आशीर्वाद नहीं देते, दोनों एक हैं। और कमजोर लोगों को पसंद नहीं करते। रावण पसंद है भगवान भोलेनाथ को, सर काटना जानता है ना, त्याग करना जानता है, तपस्या करना जानता है। बाकी हजारों लोग मंदिर और मस्जिद में जाते रहते हैं। शक्ति। आजकल असली दिल तो लोगों के पास रहा नहीं, और है तो ताकतवर नहीं है, तो हर चीज की दुकान में नकली दिल मिलता है। 14 फरवरी को बहुत लोगों को मैं ले जाते हुए देखता हूं, नकली। लॉर्ड मलिका ने देखा कि शेर के ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा वाह, शेर और भी मारते हो क्या यार? कुछ दिन बाद लॉर्ड मलिका के पति की भी डेथ हो गई, एक्सीडेंट। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इसने लॉर्ड मलिका से भी शादी कर ली। अब ये बिहार के साथ साथ मिर्जापुर का भी गवर्नर। 2 स्त्रियों ने इसकी औकात में वृद्धि की। पहली स्त्री जीती ज्ञान से, दूसरी स्त्री जीती साहस से। यानी राजा बनने की जो पहली आवश्यकता है वो है ज्ञान, और दूसरी आवश्यकता है साहस। राजा बनने की जो पहली आवश्यकता है, अपरिहार्यता मैं नहीं कह रहा हूं, पहली आवश्यकता है ज्ञान और दूसरी आवश्यकता है साहस। बिहार और मिर्जापुर का गवर्नर। और फिर उसने बंगाल पर कब्जा किया। 1538 बैटल ऑफ सूरजगढ़। विवेक का आदमी है, विजडम। हुमायूं की कमजोरी पता है, शराब, अफीम, स्त्री, सबकी व्यवस्था करता है। जो लोग आपको पार्टी में बुलाते हैं शराब की, गोश्त की, अच्छी बात है, वो लेकिन आपके दोस्त नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो लोग आपको शराब की पार्टी में बुला रहे हैं, गोश्त की पार्टी में बुला रहे हैं, अच्छी बात, खाने पीने से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन वो लोग आपके दोस्त नहीं है। शाम को 7 बजे आपको आपके दोस्त ने फोन किया कि आओ व्यवस्था है, आओ एक बोतल मंगाए हैं, चाचा आए थे मिलिट्री कैंटीन से लेकर आए। तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे बोले है, हम देंगे यार पैसे, तुम दोस्त पैसे की बात कर दिए, तुम ऑटो करके आओ। तुमको शराब पिलाने के लिए बुला रहे हैं, ऑटो का भी पैसा दे रहे हैं। और वही मित्र सुबह जब अनार का जूस पी रहा है दुकान पे और तुमको देखता है तो मुंह घुमा लेता है। जूस, अनार के जूस पिलाने में कोई किसी को न्योता नहीं देता, और जो व्यक्ति तुमको अनार के जूस पिलाने में न्योता दे रहा है वो तुम्हारा अपना है। जो तुमको शराब पिलाने में न्योता दे रहा है, सांसारिक रिश्ते हैं, अपना है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मेरे अपने शुद्ध पैरामीटर हैं। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें अनार का जूस पिलाने के लिए बुला रहा है वो स्वाभाविक तौर पर तुम्हारा अपना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई विघ्न नहीं है। इसको पता था हुमायूं की कमजोरी, इसको पता था हुमायूं की कमजोरी, तो इसने बंगाल में स्त्री, शराब, नशा, अफीम, इसकी व्यवस्था की, क्योंकि इसको हुमायूं को उलझाना था। तुम जब भी रिश्ते बनाओ एक चीज का ख्याल रखो, नजर रखो, यही तो ध्यान है। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कहता है कि बेटा चिंता मत करना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हमारे घर ले देना। उलझा रहा है तुमको, परेशान कर रहा है, किसी को बर्बाद करना है उसे उलझा दो। पाकिस्तान धर्म में उलझ गया, धर्म में। धार्मिक आदमी गरीब हो जाए संभव ही नहीं, धार्मिक आदमी कमजोर हो जाए संभव ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी कहता है कि बेटा तुम्हारे घर में अगर कोई भी टेंशन है हमारे घर में पढ़ लिया करो, श्रेष्ठतम पड़ोसी हो। जब भी तुम रिश्ते बनाओ एक चीज पे नजर रखो कि ये तुम्हें किस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है, किस चीज के लिए बुलाता है, किस चीज के लिए पार्टी देता है, इस पर नजर रखो। तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। हम जिन चीजों को चाहते हैं हमें उन चीजों पे जो सपोर्ट करता है वो हमें अपना लगता है। इसलिए शुरुआत में 16 से 26 तक मां बाप बहुत दुश्मन नजर आते हैं। 16 से 26 तक मां बाप बहुत दुश्मन नजर आते हैं, क्योंकि वो 40 साल का बाप, उसके पास जीवन का अनुभव होता है। 35 साल की मां और 40 साल के बाप के पास जीवन का एक गहरा अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर वो तुम्हें बताता है कि बेटा ये तुम्हारे दोस्त नहीं, बेटा तुम्हें शराब पिलाने के लिए बुलाते, तुम्हें लगता है यार शराब मुझे अच्छी लगती है, तुम कहते हो मेरा दुश्मन है। अपने मां बाप को अपना भगवान मान लो, मान लो। उनके पास बैठो, उनसे चर्चा करो, उनसे पूछो, उनके जीवन के अनुभवों को सुनो। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इस देश को अगर महान बनना है तो वापस प्रहलाद के दौर को लाना पड़ेगा। तो 3 चीजें अगर इस देश में हो जाएं तो देश की स्थिति बहुत सुधर जाए। शिक्षा प्रणाली रिफॉर्म हो जाए,
शिक्षकों का सम्मान बढ़ा दिया जाए, सरकारी शिक्षक। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं हर एपिसोड में कि भारत में जो शिक्षक हैं उनको यार कम से कम वीआईपी का दर्जा दिला दो, कुछ सम्मान दिला दो, जिससे उत्साह बढ़ जाए, क्योंकि शिक्षक को पैसे से ज्यादा सम्मान की आवश्यकता होती है। सरकारी शिक्षकों की बात कर रहा हूं, स्कूल के शिक्षकों की। और तीसरी चीज कि मां बाप का सम्मान। मां बाप भगवान, उनके पास अनुभव है। 16 से 26 98% लोग अपने मां बाप को अपना दुश्मन मानते हैं और वही 26 के बाद भोगते हैं। वही 98% 26 के बाद कहते हैं कि अगर हम अपने पिता की बात मान लिए होते। गोंडा में कचहरी चौराहा है, वहां डाकखाना है बगल में। तो डाकखाने के बगल में एक डाकखाने के बगल से एक रोड निकलती है जो जाती है पॉलिटेक्निक की तरफ। तो जहां वो रोड निकलती है उस बगल में एक दुकान है श्रीवास्तव जी की। उनके पिताजी एसडीएम थे, अब वो बेचारे छोटी सी दुकान चलाते हैं। तो जब मैं उनके दुकान पे जाता था तो मुझसे कहते थे कि यार भैया, अवध भैया, हम जिंदगी में एक ही गलती की है, हम अपने बाप की बात नहीं सुने। अपने मां बाप की बात को सुनो, सुबह उठो, पैर छुओ, उनका पहला काम यही करो, आशीर्वाद, वाइब्रेशन। जब तुम सुबह उठ के मां बाप का पैर छूते हो, अरे उनका दिल गदगद, और गदगद दिल से जो वाइब्रेशन निकलती है, ऊर्जा है वो, ताकत। देखो कोई तुम्हें उलझा ना पाए, अगर तुम उलझे तो तुम गए। पहली शादी शेरशाह ने की विद्या के बदौलत, ज्ञान के बदौलत, दूसरी शादी की साहस के बदौलत, और 2 शादियों ने बिहार और मिर्जापुर का गवर्नर बना दिया। फिर विवेक का इस्तेमाल किया उसने, हिंदुस्तान के शहंशाह को उलझा दिया बंगाल में 10 महीना। तो तीसरी आवश्यकता है राजा बनने की, विवेक। 10 महीना हुमायूं को उलझा दिया, और खुद तैयारी करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, सेना बनाता रहा। और जब बंगाल जीता तो रियासत आला की उपाधि ली, सुल्तान और राजा की नहीं ली, चीफ। तो दोस्त ने कहा कि अब तो आप राजा है। बोले राजा क्या, पदवी तो मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठ कर ही लूंगा। 62 साल में वो आदमी हिंदुस्तान का शहंशाह बना। जिस आदमी ने 15 साल की उम्र में सपना देखा, वो 62 साल की उम्र में हिंदुस्तान का शहंशाह बना। धैर्य, विद्या, साहस, विवेक और धैर्य, ये 4 चीजें अगर आप विकसित कर लो तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब सूत्र हैं, लिख लो, डायरी लेके बैठा करो, क्योंकि है संभावना यह है कि तुम्हारा भी बचपन कष्टों से गुजर रहा हो, जवानी कष्टों से गुजर रही हो, चुनौतियों से गुजर रही हो, कोई पैसा देने वाला ना हो, ट्यूशन पढ़ा लो। 30-40 हजार रुपए एक टाइम किसी से उधार लो, एक टाइम कोई स्किल सीख लो, मोबाइल बनाना सीख लो, टीवी बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो। बुराई क्या है? दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में किसी दुकान से तुम कनेक्ट हो गए, 1000 रुपए डेली का काम करो, बस 30,000 रुपए महीना बैठ के पढ़ो अपने कमरे में, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। नौकरी, जीवन यापन, आईएएस, महत्वाकांक्षा। बार-बार मत मांगो, एक बार मांगो, व्यवस्था बना लो। 4 चीजों का इस्तेमाल किया शेरशाह ने। विद्या का इस्तेमाल किया, विवेक, उलझा दिया हुमायूं को बंगाल में 10 महीना, साहस और धैर्य। और चौसा और बिलग्राम के युद्ध 1539, 1540 में उसने कैसे हुमायूं को हराया, ये मैं पीछे सुना चुका हूं। और 1540 में हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा शेरशाह। बड़ा प्यारा दौर है, बड़ा प्यारा काल है। E = E, इकोनॉमी = एम्पायर। कौटिल्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र, और किताब किसकी है? प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। किताब डील किस पे करती है? पॉलिटी पे, प्रशासन पे। यानी पॉलिटी और प्रशासन अर्थशास्त्र के सिवा संभव ही नहीं है। जमींदार का बेटा था, कृषि से संबंधित सारी आधारभूत बातों की जानकारी थी उसे, सब कुछ का अनुभव था, और भारत कृषि प्रधान देश है। शहंशाह के रूप में उसने 3-4 ऐसे काम किए जो अकबर के लिए आदर्श बन गए। और पहला काम उसने किया आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पहला काम किया कृषि में सुधार, एग्रीकल्चर। बहुत गौर से सुनिएगा इस कहानी को, बहुत प्यारी कहानी। समझते हो तो महान बनोगे। महान बनने की ना तो कोई दवा है, ना कोई तावीज है, ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, कुछ भी नहीं है। समझ शांति पैदा करती है, शांति कार्य को प्रोत्साहित करती है, और कार्य शक्ति पैदा करता है। काम करो, कर्म करो। जमींदार का बेटा है, जमींदार एक लंबे समय तक अपनी जागीर का संचालन किया है। किसानों को लेकर अनुभव है उसे पता है किसान के 3 दुश्मन होते हैं। पहला जमींदार खुद, दूसरा महाजन, तीसरा स्टेट।
उसको पता है, अनुभव है ना उसका, उसने अपनी जमींदारी चलाई है, उसको अनुभव है कि किसान के 3 दुश्मन होते हैं, जमींदार, महाजन, राज्य। और किसान पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट, साल में 4 महीने की एम्प्लॉयमेंट, पीरियोडिकल इनकम। इसलिए किसान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है फाइनेंस, वित्त। अभी इस बार का बजट देखो, 2023 का बजट देखो, कृषि को लेकर क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है। जिस दिन इस देश का किसान समृद्ध हो जाएगा, उस दिन इस देश की आधारशिला मजबूत हो जाएगी और फिर 10 साल लगेंगे इस देश को सुपर पावर बनने में। इसको पता है कि किसान के 3 दुश्मन, जमींदार, महाजन और राज्य। तो पहला काम इसने किया भू राजस्व प्रणाली, और भू राजस्व प्रणाली में पहला काम इसने किया मेजरमेंट, भूमि मापन पद्धति। शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने उसको एक चरण आगे बढ़ाया, भूमि की पैमाइश, गज सिकंदरी, रस्सी से भूमि की पैमाइश और भूमि का 3 वर्गों में बंटवारा, गुड, मिडिल एंड बैड, और तीनों का एवरेज निकालकर 1/3 टैक्स। तो पहला भूमि की पैमाइश, दूसरा रे प्रणाली, रे RAY रे। अब किसान के पास पीरियोडिकल इनकम है, मार्च का महीना चल रहा है, अब गेहूं की फसल कटेगी, गन्ना, मटर, किसान के पास पैसा आएगा, होली मनाएगा, शादी करेगा। फिर अगर बीच में उसे पैसे की आवश्यकता पड़ी तो किसके पास जाएगा? महाजन के पास। बैंक सिर्फ समृद्ध लोगों को लोन देता है, तो किसान किसके पास जाएगा? महाजन के पास। अब जब फसल तैयार होगी दोबारा महाजन पहुंच जाएगा, और महाजन आमतौर पर आढ़ती भी है, अनाज का सौदागर। कभी कभी जमींदार, महाजन, आढ़ती तीनों एक ही व्यक्ति होते हैं। आढ़ती मतलब जो आढ़त का काम करते हैं, अनाज के खरीद फरोख्त का काम करते हैं। अब किसान की फसल तैयार हुई, आ गया महाजन, उसने कहा भैया हमारा ब्याज दे दो और हमारा पैसा दे दो। अब किसान के पास पैसा तो है नहीं, फसल है, तो किसान कहेगा कि भैया फसल ले लो हमारी, किसी को बेचना है तो कहेगा हमको बेच दो। अब बाजार में गेहूं की कीमत है 20 रुपए किलो, महाजन मजबूरी का फायदा उठाएगा, कहेगा हम तो भैया 10 रुपया देंगे, और बहुत सारे मामले में 5 रुपया। तो उस व्यक्ति ने महाजन के रूप में तो लूट ही रहा है, वो आढ़ती के रूप में भी लुटेरा हो गया। तो शेरशाह ने रे प्रणाली की शुरुआत की, जिसको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार निर्धारित करेगी कि गेहूं का MSP क्या होगा, और उस कीमत के नीचे किसान अपनी फसल को नहीं बेचेगा। यह दूसरा काम किया शेरशाह ने, रे प्रणाली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जमीन की पैमाइश हो चुकी है, जमीन का वर्गीकरण हो चुका है, जमीन में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं यह भी निकाला जा चुका है। तो तीसरा कदम उसे उठाया, पट्टा और कबूलियत, डॉक्यूमेंट तैयार कराए। जैसे अवध ओझा किसान है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ कि अवध ओझा के पास 20 बीघा जमीन है, किस प्रकार की है? मिडिल है, ज्यादा उपजाऊ नहीं है, बंजर भी नहीं है, लेकिन मिडिल है। कौन कौन सी फसल पैदा होती है साहब? गन्ना होती है, तंबाकू होता है, मटर होता है, आलू होता है। अच्छा, अवध ओझा का सरकार को टैक्स कितना देते हैं साहब? ये साल में सरकार को टैक्स देते हैं 800 रुपया। ये सारी सूचना उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई। अब मैंने उस पर दस्तखत किया, सरकार ने भी उस पर दस्तखत किया, उसकी भी एक प्रति किसान के पास। जो प्रति किसान के पास होगी उसको कहा जाएगा कबूलियत, और जो प्रति सरकार के पास होगी उसको कहा जाएगा पट्टा। यानी अब जमींदार भी किसान से ज्यादा रकम की वसूली नहीं कर सकता, जितनी कबूलियत और पट्टा में मेंशन है उतनी ही किसान देगा। और चौथा कदम, एक डिसिप्लिन्ड राजस्व विभाग की स्थापना। डिसिप्लिन, ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स, बदलते रहो, स्थानीय हित पैदा होना होने पाए। तो किसान के 3 दुश्मन, पहला जमींदार, दूसरा महाजन, तीसरा स्टेट। तीनों से इसने बचाया किसान को। 4 काम किए, पैमाइश, रे प्रणाली, पट्टा और कबूलियत, और डिसिप्लिन राजस्व विभाग। डायग्राम खींचो खटाक से, खट्टे से डायग्राम खींचो, राजस्व, भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह, और लिखो 4 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो पैमाइश, भूमि की वर्गीकरण के आधार पर। दूसरा लिखो रे, RAY, MSP, बगल में इक्वल करके MSP लिख दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तीसरा पट्टा और कबूलियत, और चौथा डिसिप्लिन राजस्व विभाग। और फिर सबको एनसर्कल करके लिख दो कि इस व्यवस्था से उसने किसान को 3 लोगों से बचाया, जमींदारों से बचाया, महाजन से बचाया, और राज्य के शोषण से बचाया। किसान की इनकम बढ़ी, किसान की इनकम बढ़ी ना, तो जब किसान की इनकम बढ़ी तो राज्य की भी इनकम बढ़ी। इसीलिए तो हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास पढ़कर सिर्फ दंगा थोड़ी किया जाता है।
आज जितना इतिहास का दुरुपयोग हो रहा है, और ये दुरुपयोग शुरुआत किसने की? मैक्स मूलर ने। आज मैक्स मूलर की आत्मा बड़ी खुश होगी, बहुत। आज जब वो भारत की दशा देखती होगी, हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच तनाव, तो मैक्स मूलर की आत्मा बड़ी खुश होती होगी कि यार भाई क्या बात है, बीज मैंने डाले, फसल कोई और काट रहा है। दलितों को जगाना बड़ी अच्छी बात है, भड़काना भड़का के आदमी इस्तेमाल ही करता है। 1850 के बाद राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई। आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा। 1850 के बाद राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई। जैसे ही राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई, ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि यार इस धारा को सीधे तौर पर तो कुचल नहीं सकते, तो वहीं पर दो धाराएं और शुरू हुई, कम्युनलिज्म संप्रदायवाद और कास्टिसिज्म जातिवाद। 1850 के बाद एक राष्ट्रवाद की धारा, दूसरी तरफ संप्रदायवाद कम्युनलिज्म की धारा, तीसरी तरफ जातिवाद की धारा, और इन दोनों धाराओं का उद्देश्य था राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करना। और चूंकि 1990 के दशक के बाद से इस देश के लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं, बायोलॉजी मैथ, डॉक्टर इंजीनियर, अब उस वर्ग ने जिसने इतिहास पढ़ा ही नहीं, उसको भड़काना कितना आसान है। ब्राह्मणों ने शूद्रों के कान में खौलता हुआ शीशा डाल दिया, वाल्मीकि जी को क्यों नहीं डाला? उनको क्यों छोड़ दिया? उनको क्यों संत मानते हैं? संत रैदास को क्यों नहीं डाला? इनको भी उस वक्त संविधान बचा रहा होगा। किसी को भड़काना बहुत आसान है, किसी को बनाना, किसी को जगाना, भड़काना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसलिए गांधी महान है, क्योंकि वो व्यक्ति को भड़का नहीं रहे। मोहम्मद अली जिन्ना महानता की श्रेणी में कभी खड़ा ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान बनाया, मुसलमानों का मुल्क, आज रोटी के लिए मोहताज है वो मुल्क। रोटी के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान। इतिहास को एक अच्छी दृष्टि से पढ़ें। आप में से बहुत सारे लोगों की कहानी शेरशाह से मिलती होगी। तो पहले फरीद से बना शेर खान, और शेर खान के बाद 1540 में बना शेरशाह। और ये फरीद से शेरशाह की जो स्टोरी है, इसमें चार चीजें सहायक हैं: विद्या, विवेक, साहस और धैर्य। और जब राजा बनता है तो किसान की समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करता है। किससे? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से। समृद्ध किसान तो समृद्ध राज्य। तृतीय नगरीकरण की धारा बह रही है, थर्ड अर्बनाइजेशन। सिर्फ एग्रीकल्चर विंग नहीं है, ट्रेड एंड कॉमर्स। नगरीकरण के दो पिलर एंशिएंट इंडिया में पढ़ा चुका हूं। पहला पिलर एग्रीकल्चर, दूसरा पिलर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एग्रीकल्चर के पिलर को मजबूत किया इसने, एग्रीकल्चर के स्तंभ को मजबूत किया इसने। अब क्या बचा? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स किस पे डिपेंड है? मुद्रा प्रणाली, करेंसी सिस्टम, स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम की शुरुआत की। स्टैंडर्ड। जब राज्य कमजोर होगा तो मुद्रा कमजोर होगी। और राज्य 1526 से राज्य अराजकता की स्थिति में, इसने पहला काम किया, मुद्रा अर्थव्यवस्था को स्टैंडर्ड पैमाने पर स्थापित किया। क्या नाम था इसकी मुद्रा का? दिनार, अशरफी, रुपया। दिनार और अशरफी एक ही चीज है, सोने के सिक्के। रुपया चांदी का। और रुपया आज तक करेंसी के रूप में हम यूज करते हैं। उस टर्म को हम आज तक यूज करते हैं। दाम, तीन करेंसी थी इसकी। एक दाम कॉपर का सिक्का, रुपया चांदी का, और अशरफी सोने का। स्टैंडर्ड करेंसी, ट्रेड एंड कॉमर्स का पिलर। फिर सराय, हर 3 कोस पर सराय, रेस्ट हाउसेस। सुरक्षा सेवा के सिद्धांत पर आधारित, सुरक्षा सेवा के सिद्धांत पर। एक महाराज, एक मुसलमान, खाने की व्यवस्था के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए। हाईवेज का निर्माण, हाईवे, उसमें से एक है जीटी रोड, पेशावर से सुनारगांव। और चौथा पिलर लॉ एंड ऑर्डर। 4 पिलर, ट्रेड एंड कॉमर्स के 4 पिलर को मजबूत किया शेरशाह सूरी ने। पहला पिलर करेंसी, अशरफी, रुपया, दाम। दूसरा पिलर सराय, रेस्ट हाउसेस। तीसरा पिलर हाईवे, ग्रैंड ट्रंक रोड, पेशावर से सुनारगांव। और चौथा लॉ एंड ऑर्डर। तो तृतीय नगरीकरण की धारा को मजबूत किया। शेरशाह सूरी के लॉ एंड ऑर्डर पर एक कहानी है, बड़ी प्यारी। अब्बास खान सरवानी उस कहानी को कहता है शेरशाह सूरी के जमाने में बुढ़िया एक झोले में सोना चांदी भरकर रात के 2 बजे एक गांव से दूसरे गांव जाती थी। शेख निजामी का सिद्धांत लागू किया शेरशाह सूरी ने, स्थानीय दायित्व का सिद्धांत, लोकल रिस्पांसिबिलिटी। बड़ी प्यारी बात है, शेख निजामी का कॉन्सेप्ट है लोकल रिस्पांसिबिलिटी, स्थानीय दायित्व का सिद्धांत। यह क्या सिद्धांत है? अब कोई आदमी लखनऊ से बाराबंकी जा रहा है रात में 2 बजे, उसके साथ लूटपाट हो गई। अब जिस इलाके में अगर बाराबंकी में लूटपाट हुई तो बाराबंकी का सांसद बताएगा किसने लूटा। सांसद नहीं तो एसएसपी बताएगा, एसएसपी नहीं तो डीएम बताएगा। और अगर तीनों नहीं बता पाएंगे तो तीनों उसकी भरपाई करेंगे, और नहीं भरपाई करेंगे तो तीनों को सजा, मृत्युदंड। यह है स्थानीय दायित्व का सिद्धांत। तो
तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि जब एक बुढ़िया सोना चांदी लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाती थी तो ये गांव के जो मुखिया उखिया होते थे वो उसे छोड़ने जाते थे कि भैया पता नहीं कौन लूट ले, और हमारा ही घर चला जाए, हमारी संपत्ति और ना दे पाए तो जान चली जाए। ये है लॉ एंड ऑर्डर। तो तृतीय नगरीकरण की धारा को मजबूत किया, एक पेज निकालिए, फर्स्ट क्लास डायग्राम बनाइए कि शेरशाह सूरी स्ट्रेंथन द स्ट्रीम ऑफ थर्ड अर्बनाइजेशन। शेरशाह सूरी ने तृतीय नगरीकरण की धारा को मजबूत किया। फिर एक पिलर बनाइए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, 4 पॉइंट लिखिए। पैमाइश, मेजरमेंट, रे, एमएसपी, पट्टा कबूलियत, डिसिप्लिन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ट्रेड एंड कॉमर्स में लिखिए करेंसी सिस्टम, सराय, रेस्ट हाउसेस, नेशनल हाईवेज और लॉ एंड ऑर्डर। पैसा आएगा तो राजा मजबूत होगा और